बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन वापडा, आपको और आपकी सारी टीम को मैं एक तो आज मुबारक देता हूँ। ये जो ग्रीन यूरो बॉन्ड आपने जो लॉन्च किया और जिसकी वजह से $500 मिलियन का आपको वो कर्जा मिला और बड़े अच्छे रेट्स पे, कंसिडरिंग कि एक प्राइवेट एंटिटी ने, एक गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूशन ने ये कर्जा लिया, तो ये बहुत आपको मुबारक हो। दूसरी मैं मुबारक आपको देना चाहता हूँ कि ये जो आपने जिस तेज़ी से डैम्स के ऊपर प्रोग्रेस किया। मैंने जब शुरू में लॉन्च किया बादशाह डैम और फिर ममन डैम, तो मैं 2 साल में इतना प्रोग्रेस वाकई नहीं समझ रहा था कि होगा। और वो इसलिए नहीं कि आपके ऊपर कोई शक था, बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान की जो चीज़ हमें एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है वो इम्प्लीमेंटेशन पे है। हम प्रोजेक्ट्स कर भी देते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्लो होती है। और मैं अभी भी जो अपनी 2.5 साला हुकूमत में भी मैं देख रहा हूँ कई चीज़ें हमारी इम्प्लीमेंटेशन टाइम से बहुत पीछे है। तो जो मैंने आपकी ममन डैम और बादशाह डैम में जो प्रोग्रेस देखा, मैं इसलिए ख़ास तौर पे आपको इस चीज़ की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। और उसके बाद ये जो हमारा पूरा डेकेड ऑफ डैम्स कि 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इस मुल्क का पोटेंशियल है, जो एक वक्त जब मैं और शौकत तरीन हम जब पाकिस्तान में बड़े हो रहे थे, तो पाकिस्तान का एक बड़ा मुख्तलिफ स्टेटस था दुनिया में। 68 के अंदर पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी एशिया में 4थे नंबर पर थी। सारे जितने भी एशियन टाइगर्स थे ये सब हमारे से बहुत पीछे थे। और पाकिस्तान एक समझा जाता था कि पोटेंशियल एक बल्कि किताब भी निकली थी जिसमें पाकिस्तान को समझाता था एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है। तो हम बड़ी तेज़ी से आगे जा रहे थे और उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी प्लानिंग कमीशन थी। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही थी और तभी बड़ी बड़ी जो 2 डैम्स बनी वो तभी बनी क्योंकि एक लंबी सोच थी, आगे जनरेशन्स की सोच थी। और वो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी जो असल बुनियाद रखती है एक अजीम कौम की। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ना, अगर आप इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग करेंगे कभी भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जो वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने लोगों के ऊपर वैल्यू ऐड करते हैं, आप आगे से सोचते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, पहले से प्लान करते हैं। क्योंकि आपके बच्चे को 5 एक इलेक्शन के अंदर तो तैयार नहीं होते फ्यूचर के लिए, आपको लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। और वो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी वो हर शोबे में मिसिंग थी। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जब हम पीछे रहना शुरू हुए तो वो जो 60s में एक पाकिस्तानी में कॉन्फिडेंस था, एक होप था, वो आहिस्ता आहिस्ता हमने नीचे ज़्यादा देखा। और ये जो पिछले 30-35 साल हैं ये इसके अंदर, यानी मैं अपना बताता हूँ, जब मैं हिंदुस्तान से क्रिकेट खेल के जब पाकिस्तान आता था 80s के अंदर भी, तो लगता था कि एक गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गए। इतना कॉन्ट्रास्ट था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और ये जो 1985 के बाद ये मुल्क नीचे जाना शुरू हुआ, हिंदुस्तान भी देखते देखते आगे निकल गया हमारे से। लेकिन जो सबसे हैरत अंदाज चीज़ है वो ये कि बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो यहाँ हम लोगों से सुनते थे कि जी हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ साइक्लोन आ जाता है, वहाँ तबाही मिल जाती है, हम ड्राइंग रूम्स में सुनते थे। और जब वो अलहदा हुआ तो उन्होंने कहा चले अब पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा। तो इन पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि कोई किसी किस्म की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी। और जो हमने बिजली भी बनाई वो बिजली भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर
اور بدنیتی کے اوپر بھی کئی دفعہ، جس کی وجہ سے آج ہماری سب سے برے صغیر میں مہنگی بجلی ہے. تو وابڈا اور جنرل مزمل کو میں اس لیے آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 10 ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں انشاءاللہ اگلے 10 سال میں. اور یہ صرف یہی نہیں کہ یہ 10,000 میگا واٹ بجلی اضافی پیدا کریں گے، لیکن کلین بجلی پیدا کریں گے، صاف بجلی، انوائرمنٹلی فرینڈلی. پاکستان کی اس وقت ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ملک ونریبل ہے کلائمیٹ چینج سے، جو گلوبل وارمنگ سے پاکستان وہ 10 ملکوں میں سب سے زیادہ متاثر ہے. تو آج سے ہمیں اپنی آگے آنے والی نسلوں کا سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا کیا قدم اٹھائیں تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو. یہ نہ کہ ہم ایک وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں کہ ان کے لیے عذاب ہو پاکستان. تو اس کے اندر یہ کلائمیٹ چینج کو اوائڈ کرنے کے لیے، گلوبل وارمنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے، اور پاکستان کی ہمارے گلیشیئرز کے اوپر جو اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے، ابھی بھی آ رہا ہے اور آئے گا اگر ہم نے یہ قدم نہ اٹھائے، تو اس سے جو امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی واٹر سیکیورٹی پہ اور سیکیورٹی پہ. تو اس کے لیے ایک تو یہ کلین انرجی جو یہ ڈیم سے ملے گی 10,000 میگا واٹ، اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا. لیکن دوسرا یہ جو ہم نے بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت لگانے کا. 1 ارب درخت ہم نے پختونخوا میں لگا دیے تھے 5 سالوں میں. پھر اب جو 2018 میں ہم نے بڑا ایمبیشس پروگرام 10 بلین ٹری سونامی کا کیا تھا، ابھی 1 ارب درخت پورے لگائے ہیں 2018 سے اب تک، جو کہ ابھی کمپلیٹ کیا ہم نے پچھلے دنوں میں. اور انشاءاللہ اب نرسریز کریٹ ہو گئی ہیں جس سے ہمیں اعتماد ہے کہ ہم 2023 تک ہم اس ملک میں 10 ارب درخت لگائیں گے، جو کہ بہت امپیکٹ ڈالے گا. ہر طرح اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا ان علاقوں کے اندر لوگوں کی لائیولیہڈز پہ، اور ٹورزم پہ بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا، ایٹماسفیئر پہ، پولوشن پہ. شہروں کے اندر جو درخت لگا رہے ہیں، جو شہر ہمارے پولوٹ ہو گئے، لاہور ایک کلاسک ایگزامپل ہے جو کہ ایک بڑا سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا، اب وہاں پولوشن ڈینجر لیول سے بھی اوپر چلی گئی ہے. تو یہ جو آگے آنے والے یہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے، یہ ابھی سے ہم شروع کر رہے ہیں. وابڈا کی یہ جو انیشیٹو ہے اور جو ڈیمز ہیں، یہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ جو ہم درخت اور پوری پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے آگے سے اپنے علاقے پرزرو کرنے ہیں. جو ہم اب 15 نئی نیشنل پارکس بنا رہے ہیں اور ان کو پرزرو کرنے کے لیے پورا پلان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہم اپنے انیشیٹوز ہیں کہ جو ہمارا جو ویٹ لینڈز ہیں ان کو ریچارج کرنے کے لیے فلڈ واٹرز کا استعمال کریں گے. اور انشاءاللہ یہ مینگرووز ہیں جو کہ اس کے اندر اضافہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے اندر پہلی دفعہ ایک سلیبس لے کے آ رہے ہیں، ایک کورس سلیبس پاکستان کے لیے. اب تک ایک فریگمنٹڈ ایجوکیشن سسٹم جس سے پاکستان میں بجائے ایک کوہیژن ہو، سوشل کوہیژن ہو اور ایک نیشن بنے، وہ 3 ڈفرینٹ سلیبس اور 3 ڈفرینٹ قومیں بن رہی ہیں پاکستان میں، جس کے بہت برے اثرات ہیں، جس کی ایک بنیاد پرستی بھی ایک اسی سے آتی ہے جب آپ مختلف کلچر ایک ہی ملک میں کریٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس کے اوپر پورا انشاءاللہ، اور اس میں ہمارے ایجوکیشن منسٹر نے بڑا زبردست کام کیا، سارے اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کر کے ایک کورس سلیبس لے کے آ رہا ہے. اور انٹیگریٹ کر رہے ہیں ہم یہ دینی مدرسوں کو پہلی دفعہ مین سٹریمنگ کرنے لگے ہیں ان کی. اور اس کے بعد جو ہیلتھ سسٹم ہے ہمارا بہت پور ڈاکٹر ہاسپٹل ٹو پاپولیشن ریشو، اور پھر ڈاکٹرز ٹو پاپولیشن، خاص طور پہ نرسز ٹو پاپولیشن بہت لو ریشو ہے پاکستان میں. تو اس کے لیے بالکل ایک انقلابی چیز لے کے آئے ہیں، ہیلتھ کارڈ. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ سارے پختونخوا کے اندر اور پنجاب میں اس سال کے اینڈ میں سب شہریوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ کہیں بھی دیہات کے اندر لوگوں کے پاس کسی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر پہلی دفعہ اس کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں
हेल्थ सेक्टर में आने का। इसका मतलब इंशाल्लाह हॉस्पिटल्स का जाल बिछ जाएगा प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट के पास तो कभी भी पैसा नहीं इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाने का, तो उससे एक पूरा एक हेल्थ सिस्टम, ये हेल्थ कार्ड नहीं है, हेल्थ सिस्टम है, ये भी फ्यूचर के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी जो बेसिक हेल्थ है वो बहुत कमज़ोर है, हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी है, हमारी जो औरतें प्रेगनेंसी के टाइम पे मरती हैं वो सबसे दुनिया में हम बदकिस्मती से ऊपर है। न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, स्टंटिंग के ऊपर। ये सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अब वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने अपनी इकोनॉमी तो स्टेबलाइज कर ली, लेकिन हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। कर्जे तो तब उतरेंगे जब मुल्क में वेल्थ क्रिएशन होगी। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं हम, अब कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह, पाकिस्तान में 2 शहर इस वक्त, लाहौर में एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और जो रावी सिटी है, ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। और इंशाल्लाह कराची में जो बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है वो भी एक बड़ा एक नया शहर बनाने का। ये सारी चीज़ें वेल्थ क्रिएट करेंगी। फिर जो इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, पहली दफ़ा इतनी ग्रोथ हुई है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन 60s के बाद सबसे ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रहे हैं इंडस्ट्री को। और फिर जो एग्रीकल्चर है, जो इसकी बैकबोन है मुल्क की, उसके अंदर रिकॉर्ड ग्रोथ हुई है इस बार। लेकिन इससे भी अभी हमने बहुत आगे जाना है। सीड डेवलपमेंट के नई टेक्निक्स आ गई हैं। लाइफ स्टॉक, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गाय भैंसें हैं, लेकिन हम सूखा दूध इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की उनको उनकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के अंदर के 6-6 गुना ज़्यादा दूध देती हैं बाहर की भैंसें, गाय। तो पाकिस्तान में क्या हम दुगनी भी कर दें तो पाकिस्तान नेट एक्सपोर्टर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अब एक लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहे हैं, जो ये मैं जिस वजह से आज यहाँ ख़ास तौर पे ये जो आपको खराज तहसीन पेश करने आया था, क्योंकि ये है लॉन्ग टर्म। ये जो 10 डैम हैं, अगर 50 साल पहले ये बन चुकी होती, इससे जो पाकिस्तान में जितना हमारा अभी तक पानी है 14 MAF है, तो जब ये 10 डैमें बनेंगी, इतना ही और पानी अवेलेबल हो जाएगा, जिससे 1 लाख एकड़ ज़मीन इरिगेट हो सकेगी मज़ीद। और इसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें और ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत है। तो इससे 1 लाख एकड़ ज़मीन जब इससे इरिगेट होगी, ये जो एक्स्ट्रा तकरीबन 12 MAF हम इन डैम्स की वजह से पानी सेव करेंगे, तो इससे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक अपनी फ्यूचर को हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये हमारी फूड सिक्योरिटी भी है, नेशनल सिक्योरिटी भी है। तो मैं फिर से आपको और आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ।